आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टीवी के खास पेशकश शख्सियत की। तो देखिए, लेक्चरार से अभिनय करने के शौकीन और अभिनय के साथ ही 2008 से सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे सपा के प्रदेश सचिव प्रदीप दीक्षित जिस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्रदीप जी, अगर हम बात करें राजनीति की, तो वैसे तो आप 2008 से सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं। आपका राजनीति का ये जो सफर है, ये कैसा रहा? कितने उतार और चढ़ाव आपने अपने सफर में देखे? पहले तो मुस्कान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। और मैं कहना चाहूँगा कि 1991 में मैं लेक्चर हो गया था उरे में गांधी कॉलेज में, और इसके बाद मैंने तमाम मोर्चों के माध्यम से जनसंघर्ष मोर्चा बनाया और भी तमाम तरह के जनहित के मोर्चे बनाए। उनके माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम किया। सफाई, पर्यावरण, बड़े बड़े तालाब गंदे हो रहे थे, उनके तमाम मुद्दे उठाए। उनको करने के बाद उस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी 2008 के पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया था माननीय कल्याण सिंह जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के लिए जिलाध्यक्ष की एक खोज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सक्रिय थे जनपद की राजनीति में। तो हमारे पास प्रस्ताव आया कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के जिलाध्यक्ष दीक्षित आप बन सकते हैं। तो माननीय कल्याण सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई एक, और मुलाकात होने के बाद उन्होंने हमें जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 2008 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। तो गठबंधन होने के पश्चात बाबूजी ने जो है शामिल करवाया, तो उन्होंने अपने लड़के माननीय राजवीर जी को राष्ट्रीय कमेटी में और हमें प्रदेश कमेटी में शामिल करवाया लखनऊ स्तर पर। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भी फैक्टर्स रहे हों, चूँकि माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह दोनों हमारे बीच नहीं हैं, बड़े नेता थे, तो जो भी फैक्टर्स रहे उस पीरियड में दोनों अलग हुए। और अलग होने के बाद जब हमें बुलाया गया, तो उस पीरियड में हमारी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने आश्वस्त किया कि दीक्षित जी आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर के हम भाजपा में वापस नहीं गए, और तब से लगातार हम समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और अपने कथनानुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार हमें स्टेट कमेटी में सम्मान दिया। जनपद जालौन से जब भी स्टेट कमेटी में पदाधिकारी कोई घोषित हुआ तो हमारा नाम आया। इसके अलावा दर्जनों जनपदों में हमें प्रभारी बना के भेजा गया। पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं तब से। 2022 के चुनाव में हमने कालपी से विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियाँ, उसमें जो भी निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया, तो हमें उन्होंने समझा दिया था कि आगे दीक्षित मौके देखेंगे। तो टिकट मांगना एक अलग चीज़ है, ये आवश्यक नहीं कि हमें ही मिले। पार्टी हित में जो भी निर्णय है, जो भी उन्होंने किया है वो कर रहे हैं। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, और आगामी लोकसभा चुनाव में हमें चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अधिक से अधिक सीटें जिता करके दिल्ली पहुंचाने का काम करें, ताकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में वो सूर्य के समान दैदीप्यमान होकर के उभरें। और जब भाजपा सरकार जाए और विपक्ष की सरकार बने, तो 50 के ऊपर सीटें, जो भाजपा की सीटें थी, उतनी सीटें कम से कम हम लोग जीतें। तो इतनी सीटें हम समझते हैं कि सारे हिंदुस्तान में कोई एक नेता इतनी सारी सीटें लेके नहीं आएगा। तो इनका एक बहुत बड़ा वजूद होगा, और राष्ट्रीय राजनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी स्थापित होंगे। यही हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान है, और यही प्रसन्नता है कि राष्ट्र में सरकार बने, भारत में सरकार बने। उत्तर प्रदेश 27 का इलेक्शन अभी दूर है, बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव को दृष्टि रखते हुए मेहनत करना है। जो भी पार्टी आदेश करेगी उस पर लग के काम करना है। क्योंकि हमारी लोकसभा रिजर्व है, तो हमारी पार्टी को सीट मिलती है, गठबंधन में जाती है। जो भी होता है, पार्टी अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, उस निर्णय को मानते हैं और उसी के अनुरूप काम करते हैं। देखिए, आपके राष्ट्रीय जो मुखिया हैं, उन्होंने एक नारा दिया कि भाजपा हराओ, भाजपा हटाओ, और आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा को हटाना है तो सभी दलों को एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले यूपी के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, जिसके तहत अब समाजवादी पार्टी काम करेगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी परसों ही हमारे जनपद में थे, जालौन में थे, और लगातार वो घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। हमारे छोटे कार्यकर्ता भी हैं। इतने बड़े नेता मैं नहीं समझता हूँ कि किसी दल के इतने बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं के जाते हों। हमारी महिला सभा की नेत्री थी,
माननीय स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह यादव थे कार्यक्रम, और कई जगह छोटे कार्यकर्ताओं ने जहाँ जिनने चाहा उनके आवास पर जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और सब जात के नेताओं को, सबको, कार्यकर्ताओं को लेके चलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और इसी तरह से लगे रहे तो 2024 के चुनाव में निसंदेह हमें उनके नेतृत्व में भारी सफलता प्राप्त होगी। और उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें भाजपा की हैं उतना लक्ष्य हम अपने दिमाग में मान के चल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी सोचा होगा, बड़े नेता हैं, हमें काम करना है, कम से कम इतनी सीटें हम जीतें तो हमें तसल्ली होगी कि बहुत सम्मानजनक स्कोर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी। ठीक है, देखिए यानी कि आपकी तरफ से रणनीति पूरी तैयार है और रोड मैप बन चुका है, बस अब चुनावी मैदान में और ज्यादा सक्रियता से उतरने की बारी आ चुकी है। लेकिन देखिए हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि फिलहाल समाजवादी पार्टी अब इंडिया के साथ है, यानी कि विपक्षी दलों का एक गठबंधन इंडिया। ऐसे में सीटों के शेयरिंग को लेकर के क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले इस इंडिया में? देखिए, ताकत की बात होती है ये, जैसे कांग्रेस यहाँ गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है उसके अनुरूप सीटें बोले। मान लो अन्य प्रदेशों में वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, सपोज वर्तमान लोग मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हम समझते हैं कि उसके अनुरूप ही सीटें लें। और फिर जब अलायंस बन रहा है तो उन्हें पता लगना चाहिए कि भाई समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें जीत सकती है, इनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है, बड़ी फौज है, बड़ा वोट बैंक है, तो उन्हें थोड़ा संतोष करना चाहिए उस चीज़ से। और अदर स्टेट में जहां हम लोग उतने नहीं हैं वहां हम कम सीटों में समझौता करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वहां पर उनकी मदद करने का काम करेंगे। तो जी बिल्कुल, चलिए ये ठीक है कि अब ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा कि कौन कितने सीटों पर संतुष्ट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्लैश को अगर हम देखें तो होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां के सांसद लगातार यही कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी है वो एक एप्रोप्रिएट चेहरा है पीएम पद के लिए। तो वहीं आप के तरफ से भी लगातार, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अखिलेश यादव है वो ज्यादा सटीक चेहरा है पीएम पद के लिए। तो क्या पीएम पद के लिए कुछ क्लैश देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, मुझे निसंदेह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ताकतवर हो चुकी है और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है उसके पास, और कहीं ना कहीं उसे हराना है तो हमें अपने छोटे मोटे स्वार्थ, वो छोटी मोटी तमाम चीज़ों को दरकरार करके एक बड़े लक्ष्य को लेकर चलना होगा। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं होगा। अगर इंडिया बना है तो कहीं ना कहीं हर स्टेटों में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, जो दल वहाँ ताकतवर हैं उनको सम्मान देते हुए, बड़े भाई की भूमिका देते हुए, उन दलों को जो वहाँ अपेक्षित रूप से उतने ताकतवर नहीं, उन्हें सम्मानजनक तरीके से कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, और करना चाहिए अगर हराना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए आपकी रणनीति तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते। देखिए कि लगातार जो तमाम पार्टियां हैं आपकी गठबंधन की, सहयोगी दल, वो आपसे धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। देखिए महान दल पहले ही अलग हो चुका है, हाल ही में सुभाषपा भी अब एनडीए के साथ जाकर मिल चुका है। अब आप अपने सहयोगी दल को किस तरीके से बचाएंगे? देखिए, ये बहुत छोटे मोटे दल थे, वो कहीं ना कहीं इनके स्वार्थ हैं। अभी आप देखेंगे कि आगे कैबिनेट का जैसे ही जो विस्तार होगा उसमें सब लोग मंत्री पद शपथ लेंगे, तो कहीं ना कहीं सत्ता लोलुप थे, सत्ता से दूर नहीं रह पा रहे थे। उस समय हमारे साथ आए थे 2022 के पहले, क्योंकि इन्हें लग गया था 100% ये तय भी हो गया था, कुछ कारण ना होते लास्ट में तो हम सत्ता में आए होते। तो इसलिए आए थे केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कि हम सत्ता में आएंगे और मंत्री बनेंगे। तो संघर्ष करने की राजनीति लोग नहीं कर पाए, थोड़े दिन तक बाहर रहे, उसके बाद पुनः इनका मन मचल उठा सत्ता के लिए और ये वापस चले गए उनको। तो सत्ता प्रेमी है ये लोग, इनसे बहुत ज्यादा जनता समझती है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में इनको। ठीक है, देखिए कल का दिन एक ऐसा दिन है जहां पर ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 और बड़े नेता हैं, चाहे आरएलडी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं, जिनमें 4 लोगों के नाम भी हैं, साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, जगदीश सोनकर। अब तो देखिए गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो तो अलग की चीज है कि चलिए उनको सत्ता की चाहत थी इसलिए वो एनडीए के साथ चले गए, लेकिन अब ये जो आप ही के नेता आपसे अलग हो रहे हैं, इसको लेके क्या कीजिएगा? देखिए, आपको बताएं कि 2022 के चुनाव के पहले देखें आप कि कितनी बड़ी टूटन थी, कि कितना नेता भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा था। ठीक है, तो ये कहना चाहिए कि ये आवागमन है, कुछ वहां से समाजवादी पार्टी अन्य दल छोड़ के भाजपा में जाएंगे, और अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते तमाम लोग वहां छोड़ के हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये तो आवागमन है, थोड़ा बहुत नेतागिरी में चलता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती जनता, जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हर चुनाव के पहले होता ही है, 10-5-25 नेता यहाँ गए, 10-25 नेता वहाँ के वहाँ आ गए, तो ये तो
मैं हर इलेक्शन, हर चुनाव में देख लें, 2022 का विधानसभा चुनाव देखें, चाहे ये लोकसभा देखें, चाहे उसके पहले के चुनाव देख लें, तो ये तो सतत प्रक्रिया है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि कुछ नेता एनडीए में जा सकते हैं, कुछ नेता भी हो सकता है कि इंडिया का हिस्सा बन जाए। क्या किसी ऐसे नेताओं से बातचीत चल रही है क्या आपकी पार्टी की? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तमाम नेता संपर्क में उनके हैं। अब जो है नाम उनके तभी ओपन किए जाएंगे, मान लो जो राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेंगे तो उनके नाम ओपन होंगे। सर, संख्या काफी बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोग हैं। जिस तरीके से यहाँ जा रहे हैं, ओपन करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अभी वार्ता के दौर में है, तो आएंगे। भगदौड़ तो दोनों तरफ से होती है, एक तरफा थोड़ी होती कभी। बिल्कुल, तो यहाँ के वहाँ और वहाँ के वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग है, तो चलती रहती जो है। अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी अब फिलहाल बिल्कुल सक्रिय राजनीति में उतर चुकी है, चुनावी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर अक्सर ये कहा जाता था कि ये MY समीकरण वाली पार्टी है। अब इसमें अखिलेश यादव ने एक PDA भी एड ऑन कर लिया है। और किस किस वर्ग को आप एड ऑन करेंगे आगे आते आते चुनाव में? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कभी भी माई वाली बात नहीं की, कभी जो है सर्व जातियों की बात की, उन्होंने सर्व दलों की बात की। आप टिकट की सूची देखें, या लोकसभा की देखें, या 2022 के विधानसभा की सूची देखें, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जिसको टिकट देने का नाम किया हो। हाँ, अनुपातिक रूप से ये कहा जा सकता है कि दो बिरादरी के लोग हमें ज्यादा मात्रा में वोट करते हैं, बजाय उसके हम कहें कि ब्राह्मण या अन्य जातियों के लोग हों। वो तुलनात्मक रूप से कई दलों में बटे हुए हैं, हमें भी वोट करते हैं, कुछ भाजपा में करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ये दो बिरादरी हमें ज्यादा वेस हैं, वोट करती है। भाई मुस्लिम समाज है, कहीं तो वोट करना है उसे। अब उसे आस्था, उसे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के वोट करने से समाजवादी पार्टी हमारा मान सम्मान हित सुरक्षित है, तो हमें वोट कर रहे हैं। अब कहीं जब वोट करना है, मतदाता है वो हिंदुस्तान का, तो कहीं वोट करेगा। हमें वोट कर रहा तो कौन सा गुनाह कर रहा कि उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं? कहीं तो वोट करेगा वो। देखिए, अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले जो राम मंदिर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हर एक रैलियों में यही कहती हुई दिखाई देगी कि राम राज्य कायम हो चुका है, राम मंदिर भाजपाइयों ने मिलकर बनवा दिया। तब उस टाइम इंडिया क्या करेगा? देखिए, इंडिया करने की बात नहीं, हम लोग भी आस्तिक लोग हैं, कोई नास्तिक नहीं। हम भी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं। विष्णु मंदिर बनवाने की बात भी उन्होंने की है। सफाई में के सरकार में आएंगे तो हम विष्णु मंदिर बनवाने का काम करेंगे। बकाया पूजा अर्चना वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। बस ये थोड़ा प्रोपेगेंडा कर लेते हैं और हम लोग उतना नहीं करते हैं। हम भी सुबह बैठते हैं, बजरंगबली, हनुमान जी, राम जी, सबकी पूजा अर्चना करके हम भी निकलते हैं। हमारी भी आस्था है उनमें जो है। ऐसा थोड़ी कि भाजपा का सिंबल लगाने के बाद ही आस्था पैदा हो। भगवान राम तो संपूर्ण लोगों की आस्था केंद्र है, वो भी हिंदुस्तान में रह रहा है। उनके आदर्श हैं, हर व्यक्ति अपनाए उनके आदर्श, उनका चरित्र है। उन्होंने समाज को देने का काम किया, दिशा देने का काम किया है। उन्होंने अत्याचारियों को मिटाने का काम किया है, समाज को एक संदेश दिया है, एक दिशा दी है। उनके संदेश दिशा के संदेश के हिसाब से चलेंगे तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ समाज में सुख शांति होगी। तो हम लोग भी उनके मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। देखिए, यूसीसी का मुद्दा इस वक्त जोर शोर से हर तरफ सुनाई दे रहा है। दो ही मुद्दे हैं देखिए सर, एक तो मणिपुर हिंसा के दौरान जो वीडियो सामने आया, और एक यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक देश एक कानून आने से तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो हल हो जाएंगी। यूसीसी पर आपका रुख क्या है? देखिए, हमारा रुख इस समय इसलिए कोई मत व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि जब ये लोकसभा में प्रस्ताव पेश होगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे क्या नीति अपनाते हैं, उस पर क्या बयान देते हैं, उस बयान पर हम कार्यकर्ताओं को चलना है। क्योंकि अभी लोकसभा में पेश नहीं किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अधिकृत रूप से इस पर कुछ बोले नहीं है, तो हम नहीं समझते कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं कि इस पर उनसे पहले अपनी राय हम व्यक्त करते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि लोकसभा में पेश हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा बयान आता है, उनकी राय आती है, तो उसके अनुरूप ही हम लोग बयान देने के लिए अधिकृत होंगे कि इस पर क्या उनकी राय है। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि डबल इंजन की सरकार में यूपी में कानून का राज कायम है और यूपी में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी है पहले की सरकारों के मुकाबले। क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि यूपी में कानून का राज कायम है? आप एक चीज बताओ कि संविधान में 4 लोकतंत्र दिए हैं, उसमें एक न्यायपालिका भी है। बिल्कुल ठीक है। न्यायपालिका काम ये होता है कि पुलिस द्वारा पकड़े हुए अभियुक्त वो दोषी है या नहीं, इस चीज को जस्टिफाई करती है न्यायपालिका। लोअर कोर्ट करती है, लोअर कोर्ट में गलती करती है तो हाई कोर्ट करती है, हाई कोर्ट गलती करती है सुप्रीम कोर्ट ठीक कर देती है। तमाम संस्थाएं न्याय के लिए तो ये बनाए गए हैं। अब आपने मान के चलिए किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप लगाया, किसी व्यक्ति को आपने जो है ले जाके बंद किया कि फलाना आरोप इस पे लगाया गया है। अब वो सही है गलत ये निर्णय नहीं हुआ, उसके पहले उसके मकान पे आपने बुलडोजर चलवा दिया, और कल के दिन जब वो व्यक्ति अगर दोष मुक्त होता है तो मकान उसका कहाँ से बनवा पाएंगे? यानी कि आपने तो आईपीसी सीआरपीसी सारी की सारी अपने जेब में डाल ली है कि भैया एफआईआर दर्ज हो, दोषी है उस पर बुलडोजर चलवा दो। यानी कि कानून का कोई महत्व नहीं है। और पुलिस को जब आप इतना निरंकुश कर देंगे
कानून व्यवस्था के कोर्ट में न जाकर खुद निर्णय लेने का अधिकार होगा, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ेगा, और आम जनता भोग रही है। तमाम निर्दोष लोग गलत तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं या लगवा रहे हैं, तो बिना न्याय के, बिना कोर्ट में मुकदमा जाए ही उनके मकान ढहा दिए गए, उनकी दुकानें ढहा दी गई, उनके ऊपर अत्याचार हुए। आज कल के दिन मुझे वरी होंगे तो इनकी दुकान और मकान बन पाएंगे? एक गरीब व्यक्ति है या मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, तो आपका काम तो इतना है कि आप जो है उस व्यक्ति को उसकी चार्जशीट दाखिल करें, आप उसको कोर्ट में पेश कर दीजिए। आप न्याय करने का काम तो कोर्ट का है। सीआरपीसी, आईपीसी भारत का संविधान काहे के लिए बनाया गया है? इसको भी आपने जेब में डाल लिया, पुलिस को पूरा निरंकुश कर दिया। यही कारण है कि पुलिस सुरक्षा हो, चाहे कहीं हो, मर्डर हो रहे हैं, सब ये चल रहा है, पूरा सिस्टम हुए। कहीं भी देख लो उत्तर प्रदेश में आप लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति। देखिए, अभी आपने बोला कि जेब में डाल लेते हैं पुलिस को, कुछ ऐसा अभी जिक्र किया, तो मुझे एक और बात याद आ गई। जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं कराए, और ये भी कहा जाता है कि जब नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं तभी समाजवादी पार्टी बौखलाहट में आकर ऐसा करती है। क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ये बौखलाहट दिखेगी क्या? नहीं, ऐसा लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार परिणाम जो है बड़े अप्रत्याशित होंगे, और हमने पहले बताया था जितनी सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, कम से कम हमारा अपना, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य उससे बहुत अधिक हो, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा अपना छोटे कार्यकर्ता के नाते मानना है कि कम से कम उतनी सीटें हम जीतें, और राष्ट्रीय राजनीति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूर्य के समान प्रकाशित हों और चमकें। उसके लिए हम कार्यकर्ता छोटे लोग हैं, एक सीट पर मेहनत करना, और जहाँ भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ अपना तन मन धन से समर्पित होकर मेहनत करने का काम करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। देखिए, भाजपा ने तो यूपी के लिए कह दिया है कि मिशन 80 यानी कि पूरी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है। आपको लगता है कि 80 में 80 सीटें, ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं है? सर, कहना ना कहना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान है, खैर मैं इसमें क्या ही बोलूंगी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है, आज समाजवादी पार्टी का लक्ष्य क्या है? भाई यूपी में कह दिया तो अगर अन्य जगह क्यों छोड़ दिया? सब जगह तुम क्लीन स्वीप कर दो ना, पूरी की पूरी सीटें। बोले हमारे पास कोई विपक्ष में सीटें नहीं आएगी हिंदुस्तान में, ऐसा पॉसिबल है? 80 में 80 सीटों की बात कर रहे हैं आप, जो है ये बेवकूफ बनाने का काम है, गलत बयानबाजी। बोले 80 में 80 का लक्ष्य है, कभी ऐसा होता है लोकतंत्र में? जो है इसके माने कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में लग रहा है कि 80 में 80 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग को दिमाग में सेट कर रखी है आपने। भाई कैसे 80 में 80 का दावा कर सकते हो आप? जो है 80 में 80 सीट जीत ले, कोई नहीं जीत सकता। नहीं जीता तक कांग्रेस सरकार है, नहीं, जब कांग्रेस पूरी प्रचंड बहुमत से हुआ करेगी तब पूरी की पूरी सीटें कभी नहीं जीत पाई। आजादी से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में पूरी सीटें एक पार्टी ने जीत ली हो, कभी ऐसा दौर नहीं आया। अच्छा, यानी कि ये जो लॉलीपॉप देने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं को। देखिए, अभी आपने जिक्र किया है कि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी से टिकट मांगी थी, लेकिन वो टिकट नहीं मिला। क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान आप पार्टी से टिकट की मांग करेंगे? नहीं, हमारी सीट जो है सुरक्षित सीट है, और सुरक्षित सीट है तो सुरक्षित जात का व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ेगा, तो इसलिए लोकसभा मांगने का तो कोई अर्थ ही नहीं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको जिताने का काम करेंगे, उसकी मदद करने का काम करेंगे, और 2027 में पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे, पुनः काल भी विधानसभा में हम फिर प्रयास करेंगे, फिर मांगेंगे टिकट उसको। और ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं कि हमें को ही मिले, हमारा कार्यकर्ता के नाते मांगने का काम है। उसके बाद हो सकता है कि हमसे कोई बेहतर व्यक्ति है या बेहतर निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो जो भी निर्णय करेंगे वो एक कार्यकर्ता नाते हमें स्वीकार होगा। और हम समझते हैं कि एक विधानसभा में बहुत सारे दावेदार होते हैं, टिकट एक को मिलता है, वो स्वीकार हर कार्यकर्ता को होना चाहिए। इतना अगर अपने आप में ईगो रख लेंगे नहीं हम ही, तो हम समझते हैं कि पार्टी को सत्ता में लाना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए मांगने तक तो ठीक है, और नामांकन के बाद दूसरे को जब अधिकृत कर दिया गया है तो फिर पार्टी को जिताने के लिए लग जाना चाहिए हर नेता और हर कार्यकर्ता को। देखिए, आपने कहा कि यूपी में कानून का राज कायम नहीं है, तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं यूपी में है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ही यूपी में जीतती आ रही है, यानी कि जनता की पसंद बनी हुई है। देखिए, जीतती आ नहीं रही है, एक 20-25 साल का दौर निकला, जनता 20-25 साल के दौर में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, कहीं नहीं आए। सपा और बसपा ये उलटफेर चलता रहा। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में इन्होंने जो धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने का और समाज में जहर घोलने का जो काम किया है, उसका रिएक्शन था। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, अब बहुत दिन तक काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, और लोकसभा चुनाव में अब इसका जवाब, समुचित जवाब जनता इनको देगी। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर जनता समझ चुकी है तो फिर आखिर विपक्षी दलों को एक साथ क्यों आना पड़ा? नहीं, विपक्षी दल संयुक्त विपक्ष है, कहीं ना कहीं एक ताकतवर व्यक्ति से ताकतवर हैं वो, इसमें संदेह हम इसको कहें कि ताकतवर नहीं है, तो टकराने के लिए हम समझते हैं कि आपस में ही हम लोग लड़ें और आपस में ही वो करें। समान विचारधारा, समान चीज़ें हैं, तो आपस में लड़के जो है एक शक्तिशाली शत्रु को पराजित करना है, तो आपस में कहीं ना कहीं तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। तो कोई बुराई थोड़ी उसमें अलायंस बन रहा है,
तो ये भारत के हित में है और भारत नाम दिया गया है, हिंदुस्तान के हित में। तो भारतीय जनता पार्टी को इन सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए हम लोगों ने आपस में समझौता किया है और इनको हटाने का काम करेंगे। क्या ये समझौता वाकई कारगर होगा? क्योंकि जब दिल्ली में बाढ़ आई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी कि इतने सालों से कांग्रेस थी और कांग्रेस ने कोई सुचारू रूप से काम नहीं किया। तो क्या वाकई में सामंजस्य बिठा पाएंगे? क्योंकि 2019 से पहले भी एक बार कोशिश की गई थी, तब सामंजस्य नहीं होने की वजह से जो गठबंधन है वो तितर बितर हो गया था। इस बार कैसे सामंजस्य बैठेगा? उम्मीद तो कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो तो इस पर तैयार है। और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो आपस में बयानबाजी हो जाती है, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व कहेगा उस चीज़ को कि नहीं ये करना है, लेके चलना है साथ में, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उनकी बात मानने के लिए बात होंगे। सोनिया जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, ये लोग सब सहमत हैं कि अलायंस बने, इंडिया मजबूत हो गए, उभरे, भारतीय जनता पार्टी टक्कर ले। तो जब घोषणा करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता संतुष्ट होगा, थोड़ा बहुत मतभेद होंगे वो आपस में बैठ के दूर कर लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए एनडीए बनाम इंडिया ये तो पूरे देश को पता है, लेकिन मोदी बनाम कौन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, आवश्यक नहीं है, चेहरा कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मेजोरिटी महत्वपूर्ण होती है। मेजोरिटी आ जाएगी उस सरसमझ पे, जिस पर चयन होगा, जिस पे आम सांसदों की आम राय बनेगी कि भाई ये व्यक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है, उसका चयन कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति बैठे, हिंदुस्तान में योग्य चेहरों की कमी थोड़ी है। जो भी बनेगा, जिसको ही सांसद पसंद करेंगे और जिसको जनता लगेगा कि जनता में सबसे चेहरा सबसे ज़्यादा स्वीकार है, उसको पसंद कर लिया जाएगा। तो आपस में अभी से चेहरे और उसकी लड़ाई में जूझने से अच्छा है कि पहले इन्हें भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम किया जाए, और इसके बाद जब मेजोरिटी में आ जाएंगे तो मेजोरिटी में आने के बाद सांसद लोग तय करेंगे तो तय कर लिया जाएगा नाम। देखिए, आप 2008 से समाजवादी पार्टी में हैं, आपने समाजवादी पार्टी को बेहद करीब से देखा होगा, उतार चढ़ाव से लेकर तमाम तरीके की चीजें देखी होंगी। लेकिन अब जिस तरीके से जो आपके नेता अलग हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अब पहले जैसी बात नहीं रही। आप तो काफी नजदीक से जानते हैं, क्या वाकई में ऐसा सच है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वो पहले जैसी बात नहीं रही? तो बल्कि आपको बता दें कि 2008 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से भेंट हुई, उसके बाद से निरंतर दिख रहे हैं कि इनके व्यक्तित्व में बहुत शालीनता और सरलता निरंतर आती जा रही है। छोटे छोटे कार्यकर्ता तक उनकी पहुंच है, वो उनके घर जा सकते हैं और कार्यकर्ता उनसे मिल सकता है। इतना किसी भी पार्टी में इतनी लिबर्टी, इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में चला जाए, पार्टी कार्यालय में मिल सकता है। छोटे कार्यकर्ता का सुख दुख पता लगता है तो उसके आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। अभी हमारे जनपद जालौन कम से कम 3 बार आ चुके हैं, और 3 बार में कम से कम 15-16 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मैं नहीं समझता हूँ, जिन्हें उम्मीद होगी कि इतने बड़े कद का पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दरवाजे पे एक बैठ के चाय पी रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हम समझते। तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। इतना सरल और व्यक्तित्व तो हम समझते किसी दल में किसी नेता के पास इतना सरल व्यक्तित्व कि छोटे छोटे कार्यकर्ता की उन तक पहुँच, वो अपनी बात रख सकता है, अपनी बात बेखौफ होकर सुना सकता है, उस बात को सुनते हैं, मदद करने का काम करते हैं। ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। मतलब लेक्चरार से आपने अभिनय भी किया, कई मूवीज में काम भी किया, अचानक से सडन आप राजनीति में आ गए। इतना बड़ा बदलाव क्योंकि लेक्चरार से फिल्मों में काम किया, फिल्मों में काम के बाद राजनीति में आ गए। देखिए, फिल्म में तो काम हम अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, एक अलग है, वो हमारा शौक है, ठीक है ना, वो शौक है। तो वो हम कहीं ना कहीं बुंदेलखंड इसमें सीरियल बनते हैं, वो करते हैं। तो उसका एक मकसद ये भी मान लीजिए कि स्थानीय कलाकार होते हैं तमाम लोग, जिन्हें कहीं मौका नहीं मिलता है, तो उन्हें प्रोडक्शन में अपने मौका भी मिल जाता है और बहुत से कलाकारों को मौका देते हैं। और जैसे कवि सम्मेलन साहित्यिक क्षेत्र में हम कवि सम्मेलन वगैरह, मुशायरे वगैरह भी बहुत करवाते हैं, और जय माता समिति के माध्यम से कराते हैं, तो साल में 2 बार करते हैं, सम्मान करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी संस्थाओं से जनसंघर्ष मोर्चा बना है, सर्वदलीय माइनस भाजपा, तो उसमें सारे दलों के नेता हैं। जब कोई ऐसी समस्या होती है, जब ये आवश्यकता महसूस करते हैं कि इस मुद्दे को सभी दल के लोग उठाना चाहते हैं, तो भाई कहते हैं एक साथ आ जाओ और एक साथ अलायंस बना के एक साथ एक मंच पर ताकत रखो, तो उसको ज़्यादा प्रभावी तरीके से न्याय दिला सकेंगे। तो शौक है, उसको कोई देखें, कोई परहेज नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जहाँ इसका शौक हो, अपने जो है साहित्यिक अभिरुचि भी है, साहित्यिक क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, और रही बात इसकी, तो राजनीति में मन लगता है, वर्क करने में अच्छा लगता है। पार्टी की नीतियाँ हैं, पार्टी नेता का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, तो अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपके घर से और कोई राजनीति का हिस्सा नहीं रहा है, तो ऐसा क्या हो गया आपके मन में, ऐसा क्या आ गया कि आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे राजनीति में जाना है? देखिए, 91 में नौकरी में जॉब में आने के बाद तो
एक तो शिक्षक क्षेत्र में जॉब में आए तो शिक्षक राजनीति शुरुआत की, तो हम जेल वगैरह भी गए उस पीरियड में, और कई बार जेल गए, शिक्षक आंदोलन में रहे, अग्रणी रहे। तो कहीं ना कहीं उस पीरियड में थोड़ा जब आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा जगेगी कि या ये मान के चलिए किसी को न्याय दिलाना है, गरीब व्यक्ति है और आपके पास अगर प्रॉपर मंच नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा जाके उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। भाई आप किसी अधिकारी से मिलेंगे, बोलेंगे प्रेशर बनना कि नहीं बनना। आज हमारे पास ये है कि चलिए हम जिले स्तर पे कोई मजबूर व्यक्ति किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। हम नहीं कर पाएंगे अगर, तो कम से कम हम अपनी बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचा सकते हैं। तो विधानसभा के और लोकसभा के माध्यम से उस मुद्दे को उठाया जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है। और समाज में कहना चाहिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक हमारी पहचान बने और समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लोग हमें जाने। तो उसके लिए एक प्रभावी मंच, कि मैं समाजवादी पार्टी से अच्छा मंच हमें कोई नहीं लगा था, और इसलिए मन लगा है। और आज भी समाजवादी कर रहे हैं, कल भी समाजवादी करेंगे, और जब तक जीवन है तब तक समाजवादी पार्टी की। यानी कहा जाए लाल टोपी और साइकिल आपको 2008 से ही इतनी भाग गई कि अभी तक आप समाजवादी पार्टी में हैं। हाँ, 8 में माननीय कल्याण सिंह जी ने जब 9 में लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उन्होंने वापसी का संदेश भेजा था हमें। जनपद जालौन से हम बहुत प्रिय हुआ करते थे उनके, उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया था राष्ट्रीय पार्टी। तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई, माननीय अखिलेश जी से। तो हमने उनसे कहा कि साहब हमारे तो चूंकि संरक्षक नेता वही लेके आए थे, उन्हें स्टेट कमेटी में करवाया, तो अब आपका क्या दिशा निर्देश है, क्या आदेश है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा देखिए हमारी इच्छा है कि आप ब्राह्मण नेता हैं हमारी पार्टी के और अच्छे व्यक्तित्व हैं, शिक्षक भी हैं, तो पार्टी में आपके सम्मान में जो अपेक्षाएं थी आपकी माननीय कल्याण सिंह रहते, उनमें कमी नहीं आने देंगे, और कहीं ना कहीं सम्मान में आपकी कमी नहीं आएगी, आँच नहीं आएगी। और इस बात का पालन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार हमें 7-8 बार हमें राज्य कमेटी में मौका मिला। 10 जिलों का प्रभारी बना के भेजा गया हमें। जनपद से जब भी प्रभारी बनाया, बड़े बड़े जिलों के प्रभारी रहे। स्थायी निकाय चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन हो, चाहे राज्य सम्मेलन हो, मतलब कोई भी मौका ऐसा हो जब प्रभारी बनाए जाते हैं प्रदेश से, तो एक प्रभारी उनमें प्रदीप दीक्षित भी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके हृदय में हमारा नाम बिल्कुल अंकित है और इतना सम्मान दे रहे हैं, हमारे राजनीति करने के लिए इतना पर्याप्त है। आगे जब मौके मिलेंगे ठीक है, और नहीं मिलेंगे तो जो पार्टी दे रही है वो हमारे लिए कम नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए ये थे हमारे साथ प्रदीप दीक्षित, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और अब समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को एक्टिव कर रही है। साथ ही जो अखिलेश यादव है वो जमीनी स्तर पर एक्टिव हो चुके हैं और चुनाव में सक्रिय हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रचंड जीत के साथ जो समीकरण है वो भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे। धन्यवाद प्रदीप दीक्षित जी हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तो देखिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।